नमस्कार साथियों, आज की क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं। क्लास शुरू करने से पहले सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि जो ये इलेक्ट्रिकल थ्योरी की क्लास है ये सभी उन ज़रूरतमंद साथियों के पास पहुंच सके जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए थ्योरी की तैयारी करना चाहते हैं साथियों। तो साथियों, आज का टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है साथियों डीसी मोटर। और इस डीसी मोटर के इस टॉपिक में हम स्टडी करने क्या जा रहे हैं साथियों। आज हम डीसी मोटर का जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट को कवर करने की साथियों हमारी कोशिश रहेगी इस क्लास में। तो साथियों, जिस प्रकार से हमने पिछली क्लास में क्या कवर किया था, पिछली क्लास में हमने डीसी जनरेटर के बारे में स्टडी किया था। आज हम किसके बारे में कर रहे हैं, जैसे हमारी इलेक्ट्रिकल में जो डीसी मशीन है हमारी, एक है डीसी जनरेटर और दूसरी है डीसी मोटर। पिछली क्लास में हमने डिस्कशन किया था किसके बारे में, डीसी जनरेटर के बारे में। यानी वो जनरेटर था जो जनरेट कर रहा था, क्या कर रहा था, डीसी इलेक्ट्रिकल सप्लाई वो जनरेट कर रहा था। ठीक है, तो उसको जो है डीसी जनरेटर, डीसी इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो है जनरेट कर रहा था। कैसे कर रहा था साथियों, उसको मैकेनिकल पावर दी जा रही थी किसी इंजन के द्वारा, और उस मैकेनिकल पावर को वो कन्वर्ट कर रहा था किसमें, डीसी इलेक्ट्रिकल पावर में। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक साथियों हमारा है डीसी मोटर। तो डीसी मोटर क्या करेगी, डीसी मोटर डीसी इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करने का काम करेगी। तो आज के इस टॉपिक में हम साथियों कवर करेंगे जैसे डीसी मोटर की परिभाषा क्या है, डीसी मोटर का सिद्धांत प्रिंसिपल क्या है, डीसी मोटर कितने प्रकार की होती हैं। सेम एज इट इज जैसे हमने डीसी जनरेटर के बारे में कवर किया था, उसी प्रकार से आज हम डीसी मोटर के बारे में कवर करेंगे। और डीसी मोटर और डीसी जनरेटर लगभग साथियों मिलते जुलते इनके कंसेप्ट हैं। तो साथियों, आज के टॉपिक की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहले है डीसी सप्लाई पैदा करने वाली मशीन क्या कहलाती है, डीसी जनरेटर कहलाती है, जिसके बारे में हम पिछली क्लास में साथियों डिस्कशन कर चुके हैं। तो साथियों, मैंने पिछली भी क्लासों में सबसे पहले ये क्लियर किया था कि कुछ एक अपने ऐसे टॉपिक हैं जिनको एक ही बार में कवर ना करके उनकी थ्योरी को जो है पहले बेसिक के रूप में और उसके बाद में उसकी डिटेल थ्योरी के रूप में हम कन्वर्ट करेंगे। तो इसी प्रकार से आज का भी जो हम कंसेप्ट कवर कर रहे हैं, ये भी हम बेसिक डीसी मोटर के हिसाब से आज इसको हम कवर कर रहे हैं। लेकिन जैसे आज के इस टॉपिक में हमें कम से कम अगर 70-80 से के करीब जो है डीसी मोटर के बारे में हमें बातें पता चलेंगी, तो जो हमारी डिटेल थ्योरी की क्लास रहेगी उसमें हम इसी चैप्टर को और भी डिटेल और भी गहराई के साथ कवर करने की कोशिश करेंगे। साथियों, जिस प्रकार से हमें बेसिक डीसी मोटर के बारे में, फिर डिटेल थ्योरी किसकी, डीसी मोटर के बारे में, जैसे इन दोनों कंसेप्ट को हम अच्छे से कवर कर लेंगे, उसके बाद साथियों आपको हर टॉपिक के, हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव भी करवाए जाएंगे, वन बाय वन समझाया भी जाएगा, और साथ में आपको मॉक टेस्ट के रूप में कोई ना कोई प्लेटफॉर्म भी आपको जरूर दिया जाएगा, ताकि आप इन चीज़ों को अच्छे से कवर कर सकें कि थ्योरी को पहले बेसिक रूप में कवर करना है, फिर उसको डिटेल रूप में थ्योरी को कवर करना है उसी टॉपिक को, और फिर हमें ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करनी है। और ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करने के बाद मान लिया हम किसी भी एक मॉक टेस्ट को जैसे मतलब पहले हम ऑब्जेक्टिव के रूप में लगाते हैं, लगाने के बाद हमें ये पता चलता है कि हमारे स्कोर की एवरेज 45 है, 40 है, 55 है या 60 है। तो साथियों, उसी मॉक टेस्ट को वीडियो में उसके वन बाय वन क्वेश्चन को और एक एक जो उसका एक तरीके से ऑब्जेक्टिव हैं, जो उसके ऑप्शन हैं, एक एक ऑप्शन को अच्छे से समझाया जाएगा कि किस ऑप्शन को लेकर के उसके बैकअप की थ्योरी क्या है, और जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का उन चारों ऑप्शन में से
जो सही आंसर है वो सही आंसर ए को माना गया है या बी को माना गया है या सी को माना गया है, और उसके बैकअप की हम थ्योरी के बारे में भी कवर करेंगे कि उस टॉपिक के ए ऑप्शन को क्यों माना गया है या बी को क्यों माना गया है या सी को क्यों माना गया है। तो साथियों, आपको आने वाले टाइम में ऐसा प्लेटफॉर्म भी दिया जाएगा जिसमें आप मॉक टेस्ट भी लगा सकोगे और साथ में आप उस चैप्टर की थ्योरी यानी बेसिक, डिटेल और फिर ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए प्लेटफॉर्म भी, और फिर ऑब्जेक्टिव को कवर करने के भी साथियों बहुत अच्छे से डिटेल में कवर करने का भी साथियों आपको कोई ना कोई ऑप्शन दिया जाएगा साथियों। इस प्रकार से साथियों इस क्वेश्चन को कवर करने के बाद नेक्स्ट आता है अपना एसी सप्लाई पैदा करने वाली मशीन क्या कहलाती है? अल्टरनेटर कहलाती है। जिस प्रकार से हमारा डीसी जनरेटर होता है उसी प्रकार से एसी सप्लाई पैदा करने वाली भी मशीन होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अल्टरनेटर कहते हैं। और अल्टरनेटर भी हमारा एक अलग से टॉपिक है जिसको हम आने वाली 2-3 क्लासों के बाद साथियों कवर करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों डीसी मोटर। अब डीसी मोटर क्या चीज है साथियों? वह इलेक्ट्रिकल मशीन जो डीसी इलेक्ट्रिकल पावर को यांत्रिक ऊर्जा में बदले उसे क्या कहा जाता है? डीसी मोटर। अब इससे पिछला टॉपिक था हमारा डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर इसका उल्टा था। वो क्या कर रहे थे? उसमें हम मैकेनिकल पावर जनरेटर को दे रहे थे और जनरेटर किस में कन्वर्ट कर रहा था? इलेक्ट्रिकल पावर में। अब डीसी मोटर उसका उल्टा है। डीसी मोटर डीसी इलेक्ट्रिकल पावर ले रही है और उसको बदल किस में रही है? मैकेनिकल पावर में बदल रही है। तो बिल्कुल सिंपल है साथियों, अगर मोटर है तो वो सप्लाई से चलेगी और हमें मैकेनिकल पावर देगी, अगर जनरेटर है तो वो मैकेनिकल पावर से चलेगा, यांत्रिक ऊर्जा लेगा वो किससे? इंजन से। इंजन के द्वारा या किसी और अल्टरनेट के द्वारा हम उसको मैकेनिकल पावर देंगे और वो हमें इलेक्ट्रिकल पावर देने का काम करेगा साथियों। अब साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारी डीसी मोटर है, तो डीसी मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करती है? वो करती है साथियों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रग लॉ के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो अब ये हमारी डीसी मोटर का जो सिद्धांत है, सबसे पहले हमने परिभाषा को कवर किया। परिभाषा क्या थी? परिभाषा थी हमारी जो इलेक्ट्रिकल पावर लेकर के हमें मैकेनिकल पावर दे रही है वो है हमारी डीसी मोटर। अब डीसी मोटर का सिद्धांत क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रग लॉ क्या कहलाता है? डीसी मोटर का सिद्धांत कहलाता है। अब ये सिद्धांत क्या कहता है? सिद्धांत कहता है कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, देखो जो बीच में घूमने वाला भाग होता है, घूमने वाला भाग जो है वो हमारा एक तरीके से करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। किसी मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा SN, ये क्या हो गए? हमारे चुंबक हो गए। किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो क्या करता है? मैग्नेटिक लाइंस को कट करता है। कौन कट करता है? ये जो इसके अंदर वाला जो ये रखा हुआ पार्ट है, जो ये रोटेटिंग पार्ट है, ये क्या करता है? इसमें से निकलने वाली मैग्नेटिक लाइंस को कट करता है। मैग्नेटिक लाइन जैसे कट होती हैं तो इस अंदर रखे घूमने वाले भाग के ऊपर क्या होती है? एक फोर्स इंड्यूस होती है। वो फोर्स क्या है? इस कंडक्टर को एक दिशा में घुमाने का काम करती है। सबसे साथियों इस कंसेप्ट को आप थोड़ा गहराई से समझो कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर, देखो मैग्नेटिक जो हमारा डीसी मोटर है, डीसी मोटर का जो सिद्धांत है वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रग लॉ क्या कहलाता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो ड्रग लॉ है वो क्या चीज है साथियों? कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर क्या करता है? उन मैग्नेटिक लाइंस को कट करता है और जिसकी वजह से उसके ऊपर एक फोर्स इंड्यूस होती है और उस फोर्स के कारण वो कंडक्टर एक दिशा में घूमने लग जाता है। सबसे पहले शब्द मैंने प्रयोग किया करंट कैरिंग कंडक्टर। अब जो करंट कैरिंग कंडक्टर साथियों मैंने शब्द प्रयोग किया है, करंट कैरिंग का क्या मतलब है? कि जो करंट को कैरी कर सके, अपने अंदर समा सके। अब इस कंडक्टर को, इस मतलब जो आर्मेचर है हमारा घूमने वाला भाग है, इस आर्मेचर को करंट कैरिंग कैसे बनाया जा रहा है?
इधर से सप्लाई दे करके, क्योंकि मोटर के केस में हम क्या कर रहे हैं, मोटर के केस में साथियों हम सप्लाई दे रहे हैं। सप्लाई किसको दे रहे हैं, सप्लाई हम स्टेटर को भी देते हैं और हमारे आर्मेचर को भी हम सप्लाई दे रहे हैं साथियों, यानी दोनों को हम क्या दे रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारा सिद्धांत बताता है हमें, सिद्धांत ये बता रहा है हमें कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो क्या करता है, उस मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नेटिक लाइंस हैं उनको ये घूमने वाला भाग काटता है। काटता क्यों है, जब कोई मैग्नेटिक लाइंस जा रही है, जैसे ये मैग्नेटिक लाइंस इधर से इधर मूव कर रही हैं, तो उसके बीच में हमने क्या डाल दिया, हमने एक कंडक्टर डाल दिया, और ये कंडक्टर ऑलरेडी चार्ज है, ये कंडक्टर भी ऑलरेडी क्या है, चार्ज है, कैरिंग है। मान ले इसके अंदर सप्लाई है। सप्लाई कैसे है, क्योंकि हमने इसको इस एंड से सप्लाई दे रखी है। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर क्या कर रहा है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक लाइंस को कट करने का काम करता है। जैसे ये मैग्नेटिक लाइंस को कट करता है तो इसके ऊपर एक फोर्स इंड्यूस होती है, वो फोर्स मोटर को एक दिशा में घुमाने का काम करती है। अब साथियों इस डायग्राम को देखो कि हमारा जो ये डायग्राम है, जो इसका कंस्ट्रक्शन डायग्राम है, इस कंस्ट्रक्शन डायग्राम में क्या है, ये है हमारा स्टेटर। स्टेटर माने स्टैटिक पार्ट। अब ये है हमारा आर्मेचर। आर्मेचर है हमारा घूमने वाला भाग। आर्मेचर क्या है, हमारा घूमने वाला भाग। अब साथियों क्या है कि करंट कैरिंग कंडक्टर किसको माना जाता है, इस आर्मेचर को। रखा किस में जाता है, जैसे हमारी परिभाषा थी कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में, अब स्टेटर क्या है हमारा, स्टेटर भी हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों बनते कैसे हैं, देखो आर्मेचर करंट कैरिंग कैसे बना, आर्मेचर के ऊपर वाइंडिंग है और उस वाइंडिंग को किसके द्वारा जोड़ा जाता है, सप्लाई के द्वारा, डीसी सप्लाई के द्वारा उसको जोड़ा जाता है। और वही सप्लाई रोटेट होती है किसमें, आपके स्टेटर में। जब सप्लाई आपके स्टेटर में भी आती है, आपके आर्मेचर में भी आती है। सप्लाई आने से आर्मेचर तो बन गया करंट कैरिंग कंडक्टर, और सप्लाई फील्ड में जाने से क्या होगी, हमारी फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने लग जाती है। तो वो जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है तो मैग्नेटिक लाइंस उनमें से निकलती हैं। उन मैग्नेटिक लाइंस को आपका आर्मेचर जो है ये कट करने का काम करता है, और जिसके कारण उस मोटर के अंदर क्या होता है, उस आर्मेचर के अंदर क्या होता है साथियों, एक घुमाव बल पैदा होता है, जिसकी वजह से क्या है, हमारी जो मोटर है वो एक दिशा में घूमने का काम करती है। इस प्रकार से इस सिद्धांत के द्वारा हमारी मोटर जो है घूमती है साथियों। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे डीसी मोटर का जो सिद्धांत है वो हमने अभी कवर किया है कि उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रग लॉ। और उसी प्रकार से पिछली क्लास में हमने जो कवर किया था कि डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है। जनरेटर का सिद्धांत क्या था, हमने पिछली क्लास में कवर किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ क्या कहता है कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख करके घुमाया जाता है तो वो मैग्नेटिक लाइंस को कट करता है, जिसके कारण उस घूमने वाले भाग में यानी आर्मेचर में क्या है, ईएमएफ पैदा होती है। उस ईएमएफ को हम कम्यूटेटर के द्वारा बाहर सप्लाई पर ले लेते हैं, और जिस प्रकार से, और उस सप्लाई को हम किसके द्वारा जोड़ देते हैं, लोड के साथ जोड़ देते हैं। देखो साथियों दोनों ही सिद्धांत में क्या किया जा रहा है, वही किया जा रहा है जो प्रैक्टिकली होता है। जनरेटर के केस में क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख के घुमाया जाता है। भाई जनरेटर को हम इंजन के द्वारा घुमाते हैं, और जब उसको घुमाया जाता है तो उस घूमने वाले भाग में क्या है, मैग्नेटिक लाइंस को कट करने के कारण उसमें ईएमएफ पैदा होती है। तो जनरेटर के केस में क्या है, जनरेटर के केस में सप्लाई पैदा होती है, और उस घूमने वाले भाग में जब सप्लाई पैदा होती है तो उसको कम्यूटेटर के द्वारा, कार्बन ब्रश के द्वारा हम क्या है, सप्लाई को बाहर ले लेते हैं। इसी प्रकार से मोटर के केस में क्या है, मोटर के केस में हमने ऐसा शब्द प्रयोग नहीं किया कि घुमाया जाता है, हमने ये शब्द प्रयोग किया है कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर कब बनता है, जब वो करंट को अपने में से कैरी करता है।
तो जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को यानी आर्मेचर को यानी डीसी मोटर के आर्मेचर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो मैग्नेटिक लाइंस को स्टेटर से आने वाली मैग्नेटिक लाइंस को वो घूमने वाला भाग यानी वो आर्मेचर उन मैग्नेटिक लाइंस को कट करता है। जैसे वो मैग्नेटिक लाइंस को कट करता है तो उसके ऊपर एक घुमाव बल पैदा होता है जिसके द्वारा हमारी जो है मोटर घूमने का काम करती है। साथियों, मैंने अभी तक डीसी मोटर की परिभाषा, डीसी मोटर का सिद्धांत, डीसी जनरेटर की परिभाषा और डीसी जनरेटर के सिद्धांत को कवर करने की कोशिश की गई है। उम्मीद है कि साथियों को ये समझ आई होगी। तो नेक्स्ट है साथियों फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल ये पिछली क्लास में भी हमने कवर किया था कि जो लेफ्ट हैंड रूल है डीसी मोटर का लेफ्ट हैंड जो रूल है वो किसके लिए प्रयोग होता है? लेफ्ट हैंड रूल होता है साथियों डीसी मोटर के लिए। डीसी मोटर के लिए क्यों होता है भाई? डीसी मोटर के अंदर जो करंट की दिशा है, जो उसमें मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, या फिर मोटर के ऊपर यानी मोटर के आर्मेचर के ऊपर जो फोर्स इंड्यूस हो रही है, इन तीनों को जानने के लिए किसका प्रयोग होता है? लेफ्ट हैंड रूल का प्रयोग होता है। किसके लिए? मोटर के लिए। देखो साथियों, अगर मोटर का केस है तो क्या होगी? फोर्स इंड्यूस। और अगर उसी प्रकार से हमारा है जनरेटर का केस, तो जनरेटर डीसी जनरेटर के लिए किसका प्रयोग होता है? राइट हैंड रूल का प्रयोग होता है। तो राइट हैंड रूल में क्या है? सेम फिंगर क्या दिखा रही है? मैग्नेटिक फील्ड, और सेम ही दिखा रही है करंट की दिशा को। लेकिन मोटर के केस में फोर्स इंड्यूस हो रही थी और जनरेटर के केस में क्या हो रहा है? जनरेटर के केस में साथियों मोशन दिया जा रहा है, मोशन पैदा नहीं हो रहा। मोटर के केस में तो फोर्स पैदा हो रही थी, इसलिए थंब किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? फोर्स को। लेकिन जनरेटर के केस में क्या हो रहा है? जनरेटर के केस में मोशन दिया जा रहा है, गति दी जा रही है। ठीक है साथियों, इस प्रकार से फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल किसको रिप्रेजेंट करते हैं? डीसी जनरेटर को और डीसी मोटर को। मतलब डीसी मोटर और डीसी जनरेटर में मतलब ये जो हमारी क्वांटिटीज हैं, मोशन, मैग्नेटिक फील्ड, करंट और फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट को रिप्रेजेंट करने का साथियों काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, छोटे आकार का डीसी जनरेटर डायनेमो कहलाता है। भाई जो छोटे व्हीकल में प्रयोग किया जाता है सप्लाई के लिए, उसका नाम होता है डायनेमो। तो यानी छोटे आकार का डीसी जनरेटर डायनेमो कहलाता है। अब साथियों लेफ्ट हैंड रूल ये हम दोनों कवर कर चुके हैं साथियों कि हमारा जो अंगूठा है वो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और बीच वाली उंगली किसको? डायरेक्शन ऑफ करंट को। उसी प्रकार से राइट हैंड रूल है, ये भी हम पीछे डायग्राम में अच्छे से कवर करके आ रहे हैं कि कौन किसको रिप्रेजेंट करता है। अब साथियों जो कार्बन ब्रश हैं, कार्बन ब्रश के द्वारा साथियों जो है करंट बाहरी परिपथ को भेजा जाता है या बाहरी परिपथ से लिया जाता है। यानी या तो बाहरी परिपथ को भेजा जाता है या बाहरी परिपथ से लिया जाता है। किसके बाद? कम्यूटेटर के बाद। अब नेक्स्ट है साथियों कि हमारा जो डीसी जनरेटर है उसकी जो दक्षता है, दक्षता कितनी है साथियों? हमारी डीसी जनरेटर की जो हमारी दक्षता है साथियों वो 85% टू कितनी है साथियों? 85 से 95 है। इसका मतलब क्या है? एफिशिएंसी का जो मतलब है साथियों, एफिशिएंसी का मतलब होता है एफिशिएंसी का मतलब होता है कि जितनी उसको इनपुट दी जाती है उसके मुकाबले वो इक्विपमेंट आपका कितनी आउटपुट दे रहा है आपको, उसे क्या कहा जाता है? उसकी एफिशिएंसी परसेंटेज कहा जाता है। यानी किसी जनरेटर को हमने जो टोटल पावर दी है, टोटल पावर कितनी दी है हमने? अगर हमने 100 दी है तो वो हमें आउटपुट पे कितनी दे रहा है? आउटपुट पे हमें 95 दे रहा है। तो 5% क्या हो रहे हैं साथियों? 5% हमारे लॉसेज हो रहे हैं। तो 5% क्या हो रहे हैं साथियों? हमारे लॉसेज हो रहे हैं। तो इस प्रकार से एफिशिएंसी को साथियों निकाला जाता है। तो नेक्स्ट है साथियों
कि डीसी जनरेटर की जो रेटिंग है, डीसी जनरेटर की जो हमारी रेटिंग है, रेटिंग किस में ली जाती है? रेटिंग ली जाती है किलोवाट में। किस में ली जाती है साथियों? किलोवाट में। तो अब किलोवाट में जो हमारी रेटिंग ली जाती है, इसका मतलब क्या है कि जैसे जनरेटर है तो जनरेटर को, डीसी जनरेटर को क्या कहा जाता है कि जनरेटर हमारा 1 किलोवाट का है, 2 किलोवाट का है, 3 किलोवाट का है या फिर हमारा 4 किलोवाट का है। इस प्रकार से साथियों जो हमारा डीसी जनरेटर है, डीसी जनरेटर की जो रेटिंग है वो किस में ली जाती है? किलोवाट में ली जाती है साथियों। तो साथियों नेक्स्ट है, कम्यूटेटर पर होने वाली स्पार्किंग को कैसे कम किया जाता है? कम्यूटेटर पर होने वाली स्पार्किंग को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? इंटरपोल का प्रयोग करते हैं। और जो हमारी कम्यूटेटर पर होने वाली स्पार्किंग है, ठीक है, वो प्रोसेस क्या कहलाता है? वो प्रोसेस कहलाता है कम्यूटेशन। वो प्रोसेस क्या कहलाता है साथियों? कम्यूटेशन कहलाता है। तो क्योंकि साथियों मैंने स्टार्टिंग में आपको ये बात बोली है, क्योंकि इस चीज को, कम्यूटेटर क्या चीज है, यानी इस चीज को मैंने जो पीछे हमारा चैप्टर रहा है डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर में अच्छे से समझाने की साथियों हमने कोशिश की थी। इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको ये बात बोली थी कि ये चैप्टर कवर करने से पहले आपको पहले जो है डीसी जनरेटर का जो टॉपिक है उसको कवर करना चाहिए, क्योंकि दोनों में टॉपिक लगभग सेम है। तो कम्यूटेटर क्या कर रहा है जनरेटर के केस में? जनरेटर के केस में क्या कर रहा है साथियों? जनरेटर के केस में अंदर पैदा होने वाली एसी सप्लाई को किस में कन्वर्ट कर रहा है? डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन साथियों मोटर के केस में क्या है? मोटर के केस में उल्टा है। हम बाहर से क्या दे रहे हैं भाई? मोटर के केस में हम बाहर से क्या दे रहे हैं? बाहर से हम दे रहे हैं डीसी सप्लाई। लेकिन डीसी सप्लाई से कभी भी घुमाव बल पैदा नहीं होता। इसलिए हम जो कम्यूटेटर का प्रयोग करते हैं डीसी मोटर में, वो बाहर से दी गई डीसी सप्लाई को किस में कन्वर्ट करने का काम करता है? एसी सप्लाई में कन्वर्ट करने का काम करता है साथियों। तो इस प्रकार से फिर जब किसी, अब जो ये कम्यूटेशन शब्द है, कम्यूटेशन में क्या है कि जब किसी घूमने वाले भाग से सप्लाई लेने और देने का काम किया जाता है तो संभाविक सी बात है वहां पर स्पार्किंग होना संभाविक है। इस प्रकार से कम्यूटेटर पर स्पार्किंग होती है, क्योंकि इस कम्यूटेटर किससे जुड़ा हुआ है? एक घुमाव बल, मतलब एक घूमने वाले इक्विपमेंट से जुड़ा हुआ है। इसलिए घूमने वाले भाग से सप्लाई लेने और देने का जब काम होता है तो वहां स्पार्किंग का भी पैदा होना संभाविक है। इसलिए उस पैदा होने वाले स्पार्किंग के प्रोसेस को कम्यूटेशन कहा जाता है, और उसको खत्म करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इंटरपोल वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है साथियों, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर क्या कर रहा है? डीसी जनरेटर में अंदर पैदा होने वाली एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। अब ये क्वेश्चन भी रिपीट है पिछले चैप्टर वाला कि एसी टू एसी किसके द्वारा? स्लिप रिंग के द्वारा। अगर अंदर पैदा हुई है एसी सप्लाई और जनरेटर के केस में सपोज, तो उसको अगर हमने बाहर भी एसी की फॉर्म में लेना है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? स्लिप रिंग का प्रयोग करते हैं। अगर हमने अंदर पैदा होने वाली, जैसे डीसी सप्लाई है, एसी सप्लाई है, एसी सप्लाई को अगर हमने डीसी की फॉर्म में बाहर लेना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? कम्यूटेटर का, या फिर हम किसका प्रयोग करेंगे? स्लिप रिंग का। स्लिप रिंग नहीं, एसी के केस में क्या था? स्लिप रिंग था। डीसी के केस में क्या था? स्प्लिट रिंग है। स्प्लिट होता है बांटना। बांटने का मतलब अंदर पैदा होने वाली जो हमारी एसी सप्लाई है, यानी एसी की जो वेव फॉर्म है, उस वेव फॉर्म को क्या है? बांटने का काम करती है, अलग अलग करने का काम करता है। कौन करता है? हमारा, या तो उसे हम कम्यूटेटर कहते हैं या फिर उसे स्लिप रिंग कहते हैं। स्प्लिट करना मतलब उसको अलग अलग में बांटना। तो नेक्स्ट है साथियों हमारा क्वेश्चन एनवीसी। एनवीसी क्या है? नो वोल्ट कॉइल। नो वोल्ट कॉइल किस में प्रयोग होती है? डीसी मोटर को चलाने के लिए जो हम स्टार्टर प्रयोग करते हैं, उन स्टार्टर में प्रयोग होने वाली एक कॉइल होती है साथियों। उन स्टार्टर में प्रयोग होने वाली एक कॉइल होती है। उस कॉइल का नाम क्या है? नो वोल्ट कॉइल। ये नो वोल्ट कॉइल
कब काम करती है? जैसे मान के चलो कोई आपकी मोटर चल रही है, उस चलती हुई मोटर में, चलती चलती मोटर में क्या हो गया? सप्लाई फेल होगी, यानी सप्लाई चली गई। जैसे ही सप्लाई गई तो सप्लाई जाने के बाद इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड खत्म होता है तो ये जो हमारा ऑन का हमारा जो अंदर से मैकेनिज्म है उसको ऑफ की तरफ लेकर के आने का काम करती है। यानी अगर डायरेक्ट कहें तो 9 वोल्ट कॉइल इस क्रम में काम करती है कि जैसे ही हमारी मोटर चल रही है और सप्लाई चली गई, सप्लाई जाने के बाद जब सप्लाई दोबारा आएगी तो ये मोटर, यानी ये जो कॉइल है, ये कॉइल उस मोटर को दोबारा चलने नहीं देगी। दोबारा कब चलेगी वो मोटर? जब कोई जाकर के उस स्टार्टर के पुश बटन को ऑन करेगा, तब जाकर के ही मोटर, ये जो है, ये जो कॉइल है उसको, मोटर को दोबारा चलने देगी। इसका मेनली रीजन क्या है कि ये चीज क्यों की जाती है? ये चीज इसलिए की जाती है कि हो सकता है सप्लाई आने के बाद, यानी किस प्रकार की सप्लाई आए, कोई फॉल्ट ना हो, कोई इस तरीके से, तो यानी ये कारण रहता है कि जो हमारी, हम नॉर्मली भी देखते हैं कि सप्लाई, आजकल तो ऑटोमेटिक स्टार्टर हैं, वो एक अलग केस है साथियों, लेकिन पहले हमने ये देखा है कि जैसे सप्लाई चली गई, सप्लाई जाने के बाद जब सप्लाई दोबारा आती है तो मोटर जो है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है। तो नेक्स्ट है साथियों ओवरलोड कॉइल। अब ओवरलोड कॉइल ये भी किस में प्रयोग होती है? ये भी आपके स्टार्टर में प्रयोग होती है। अब जो स्टार्टर में हमारी ओवरलोड कॉइल प्रयोग होती है, ये क्या है? ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट, या स्टार्टर के अंदर या सर्किट के अंदर जब हीट पैदा होती है, हीट को खत्म करने के लिए किसका प्रयोग होता है? ओवरलोड कॉइल। हीट को खत्म होने माने ज्यादा हीट होने पर, सर्किट या शॉर्ट सर्किट होने पर ये कॉइल ऑपरेट होती है हीट के सिद्धांत पर। यानी या तो शॉर्ट सर्किट हो जाए, करंट की क्वांटिटी ज्यादा होगी, करंट की क्वांटिटी जैसे ही ज्यादा होगी तो ये उस हीट को ऑब्जर्व करते हुए ये सर्किट को ऑफ करवाने का काम करेगी साथियों। यानी एक तरीके से ये फ्यूज का काम कर रही है, एक तरीके से मोटर की प्रोटेक्शन के लिए ओवरलोड रिले एमसीबी का काम कर रही है। नेक्स्ट है साथियों जो हमारी एनवीसी है, 9 वोल्ट कॉइल, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड के सिद्धांत पर कार्य करती है। 9 वोल्ट जो कॉइल है ये क्या है? किस क्रम में लगाई जाती है? सप्लाई के पैरेलल क्रम में लगाई जाती है। किस क्रम में लगाई जाती है साथियों? सप्लाई के पैरेलल क्रम में लगाई जाती है। नेक्स्ट है साथियों जो ओवरलोड कॉइल है, ओवरलोड कॉइल सप्लाई के सीरीज क्रम में, जैसे साथियों प्रोटेक्शन के लिए हमारा फ्यूज होता है, एमसीबी होती है। अब फ्यूज एमसीबी किस में जुड़े होते हैं? सीरीज क्रम में। उसी प्रकार से हमारी जो ओवरलोड कॉइल है ये भी किस क्रम में जुड़ी होती है? सीरीज क्रम में जुड़ी होती है। अब साथियों जैसे नेक्स्ट एक फॉर्मूला आएगा, ठीक है, तो उस फॉर्मूले में जो ये चीजें हैं, जेड क्या होता है, इसमें स्पीड क्या होती है और पी क्या होता है। जेड का मतलब होता है आर्मेचर में चालकों की संख्या, आर्मेचर में चालकों की संख्या, और एन होता है जितनी स्पीड से कोई मोटर रोटेट हो रही है, पी होते हैं उसकी वाइंडिंग में बनाए गए नंबर ऑफ पोल। इस प्रकार से जो ये आगे हमारा फॉर्मूला आएगा साथियों, जेड एन पी 5/60 है। तो उस हिसाब से जेड क्या है? आर्मेचर चालकों की संख्या, एन होती है स्पीड, और पी होता है नंबर ऑफ पोल, यानी जो वाइंडिंग में प्रयोग किए गए हैं। आगे बैटरी चार्जिंग के लिए शंट जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। बैटरी चार्जिंग के लिए शंट जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए भी शंट जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है साथियों डीसी मोटर के लिए कुल 3 प्रकार के स्टार्टर प्रयोग किए जाते हैं। देखो साथियों, अगर कोई मोटर है तो मोटर को चलाने के लिए हमें किसकी जरूरत है? स्टार्टर की जरूरत है। तो स्टार्टर की जरूरत है, तो अब जो हमारी डीसी मोटर है, डीसी मोटर में कुल क्या है? 3 प्रकार के स्टार्टर प्रयोग किए जाते हैं। ये नेक्स्ट जैसे ही आएंगे तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसके बाद है आर्मेचर वाइंडिंग एनमेल्ड पदार्थ
यानी एनमिल्ड कॉपर पदार्थ की बनाई जाती है। एनमिल्ड कॉपर पदार्थ वो होता है, जैसे मैंने पिछली क्लास में और ट्रांसफार्मर के केस में भी मैंने आपको क्लियर किया था कि एनमिल्ड कॉपर वो होता है जिसके ऊपर एक लेमिनेशन की परत चढ़ी होती है, जिस कॉपर के ऊपर जैसा कॉपर या जैसी मटेरियल हम किस में यूज करते हैं, मोटरों की वाइंडिंग बनाने में प्रयोग करते हैं, उनके ऊपर एक वार्निश की लेयर होती है साथियों। नेक्स्ट है इंटरपोल का कार्य क्या है भाई? इंटरपोल का कार्य है कम्यूटेशन को कम करना। कम्यूटेशन को कम करना। अब कम्यूटेशन क्या है? यानी आर्मेचर के ऊपर पैदा होने वाली स्पार्किंग को कम्यूटेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है इंटरपोल आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज क्रम में लगाए जाते हैं। अब इंटरपोल क्या है? इंटरपोल एक प्रकार की वाइंडिंग है और इस यानी एक वाइंडिंग का टुकड़ा है और ये अलग से इस वाइंडिंग के टुकड़े को सेटअप करके किसके सीरीज क्रम में जोड़ा जाता है? आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज क्रम में जोड़ा जाता है। देखो साथियों, इस बात को समझना, मैंने जनरेटर के केस में बताया था कि जो ये स्पार्किंग है, ये स्पार्किंग क्यों पैदा होती है? ये स्पार्किंग इसलिए पैदा होती है कि मोटर यानी जनरेटर के अंदर या मोटर के अंदर एक्स्ट्रा मैग्नीट्यूड बनता है। वो एक्स्ट्रा मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है? आर्मेचर के ऊपर स्पार्किंग पैदा करवाने का काम करता है, क्योंकि स्पार्किंग भी तो किसी पावर से होती है ना। तो वो पावर उसको कहां से मिल रही है? वो मिल रही थी एक्स्ट्रा मैग्नीट्यूड के कारण। और हमने क्या किया? इंटरपोल एक अलग से क्या है? वाइंडिंग है। इस वाइंडिंग का प्रयोग करके हमने क्या किया साथियों? हमने उस एक्स्ट्रा मैग्नीट्यूड को इस इंटरपोल नाम की वाइंडिंग का प्रयोग करके उसको खत्म करवाने का काम किया है। यानी इंटरपोल वाइंडिंग ने उस एक्स्ट्रा मैग्नीट्यूड को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया, जिससे वो एक्स्ट्रा मैग्नीट्यूड खत्म हो गया और मतलब हमारे आर्मेचर पे जो स्पार्किंग पैदा हो रही थी वो खत्म होगी साथियों। नेक्स्ट है जो हमारी डीसी मोटर है, डीसी मोटर की जो स्पीड है वो किस पे डिपेंड करती है? वो बैक ईएमएफ पे डिपेंड करती है साथियों। किस पे डिपेंड करती है? बैक ईएमएफ पे डिपेंड करती है। और नेक्स्ट है जो डीसी मोटर की स्पीड है वो स्टेटर के फ्लक्स के उल्टे अनुपात में होती है। यानी जो हमारी डीसी मोटर है वो बैक ईएमएफ के बढ़ने से तो बढ़ती है और स्टेटर के फ्लक्स के बढ़ने से क्या होती है? वो कम होती है। अब साथियों इस कंसेप्ट को थोड़ा हम अच्छे से समझेंगे। इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम सबसे पहले किस पे जाते हैं? डीसी जनरेटर पे जाते हैं। अब डीसी जनरेटर के केस में क्या था कि उसके अंदर हमने क्या रखा हुआ था? एक स्टेटर के अंदर एक आर्मेचर रख करके उसको घुमाया गया था, यानी एक आर्मेचर को रख के घुमाया गया है। अब जनरेटर के केस में क्या हुआ साथियों? जब जनरेटर ठीक ठाक कंडीशन में रन कर रहा था, सप्लाई पैदा कर करके हमें आउटपुट पे दे रहा था, तो उस केस में जनरेटर के अंदर एक दोष पैदा हुआ था। तो वो दोष क्या था कि जब जनरेटर के आर्मेचर में, ये तो चलो साथियों मोटर का डायग्राम है, लेकिन मैं यही आपको क्लियर करना चाहता हूं क्योंकि जनरेटर की भी तो कंस्ट्रक्शन सेम ही है इसी की तरह। तो यानी जैसे हमारा जनरेटर था उसमें एक वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग माने स्टेटर की वाइंडिंग, और ये उसके आर्मेचर की वाइंडिंग थी। तो जब हमारा जनरेटर ठीक ठाक से घूम रहा था, सप्लाई पैदा कर रहा था, तो जैसे आर्मेचर में सप्लाई पैदा होती है ना, तो सप्लाई पैदा होते ही आर्मेचर के अंदर, ठीक है, आर्मेचर के अंदर एक क्या होता है? टॉर्क पैदा होता है। एक टॉर्क पैदा होता है। वो टॉर्क क्या करता था? वो टॉर्क इसको, जैसे अगर हम किसी जनरेटर को इंजन के द्वारा मतलब हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो ये जो टॉर्क है, ये टॉर्क क्या करता है? इंजन की जो दिशा है घुमाने की, उसको विपरीत दिशा में घुमाने का काम करता है। और ये जो टॉर्क है, इस टॉर्क को क्या कहा जाता है? इस टॉर्क को कहा जाता है बैक ईएमएफ। ये किसमें पैदा हुई थी? ये पैदा तो हुई थी किसमें? जनरेटर के केस में। लेकिन ये जनरेटर के केस में कब पैदा हुई थी? ये जनरेटर के केस में तब पैदा होती है भाई जब जनरेटर को घुमाया जाता है और घुमाने के बाद जनरेटर में सप्लाई पैदा हो जाती है। जब सप्लाई पैदा होती है तो जनरेटर का भी खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। सॉरी,
जनरेटर के केस में जब आर्मेचर के अंदर सप्लाई पैदा होती है तो आर्मेचर का भी एक खुद का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। जब आर्मेचर का खुद का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है ना साथियों जनरेटर के केस में, तो तब एक टॉर्क पैदा होता है। वो टॉर्क इंजन की दिशा के विपरीत उसको घुमाने की कोशिश करता है, घुमा नहीं सकता लेकिन घुमाने की कोशिश करता है। तो वो क्या था, वो जो टॉर्क था वो टॉर्क था हमारी बैक ईएमएफ। अब जनरेटर के केस में क्या था, जनरेटर के केस में तो ये एक प्रकार का लॉसेस था जो हमारी इंजन की गति को कम करने का काम कर रहा था, ठीक है साथियों। लेकिन इसी बैक ईएमएफ की वजह से ही हमारी मोटर बनी है। कैसे बनी, मैंने बताया कंस्ट्रक्शन सेम है दोनों की। सेम कंस्ट्रक्शन कैसे है, जैसी कंस्ट्रक्शन डीसी जनरेटर की है वैसी ही डीसी मोटर की है। अब हमने क्या किया था, जनरेटर के केस में हमने इस आर्मेचर को इंजन के द्वारा हम क्या कर रहे थे, घुमा रहे थे। जैसे ये घूम रहा था, घूमते घूमते क्या हुआ, इसके अंदर सप्लाई पैदा हुई। सप्लाई पैदा होने के बाद इसका खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ। उस मैग्नेटिक फील्ड के पैदा होने के बाद इसमें भी एक टॉर्क पैदा होता है। वो टॉर्क इसको इंजन से विपरीत दिशा में घुमाने का काम कर रहा था। यहां तो क्या था, ये एक लॉसेस था। अब डीसी जनरेटर बनाने वाले पर्सन को यह पता चलता है कि इसमें ना एक टॉर्क पैदा हो रहा है जो उसको विपरीत घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या किया जाता है, इस बात को समझा जाता है कि ये टॉर्क कब पैदा होता है, जब इसके अंदर सप्लाई पैदा होती है। मतलब आर्मेचर में सप्लाई आने पर इसमें एक टॉर्क पैदा होता है। इसमें क्या होता है, एक टॉर्क पैदा होता है। तो क्या किया जाता है, जनरेटर को घुमाना बंद कर दिया जाता है। जनरेटर को घुमाना हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब जैसे जनरेटर को घुमाना बंद कर दिया, लेकिन घुमाने की जगह इसको क्या दे दी, इसको सप्लाई दे दी जाती है। तो जैसे इसको सप्लाई दी जाती है तो इस आर्मेचर में जैसे ही सप्लाई जाती है और इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड सेम एज इट इज वैसे ही बनता है जैसे डीसी जनरेटर के केस में बना था। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, यही बैक ईएमएफ अब भी पैदा होती है। किस केस में, जब जिस केस में इसको घुमाना तो बंद कर दिया जाए और इसको सप्लाई दे दी जाए। जनरेटर के केस में तो क्या था, घुमाया जा रहा था, सप्लाई पैदा की जा रही थी। जब सप्लाई पैदा की जा रही थी तब इसमें एक टॉर्क पैदा होता है जो उसको विपरीत घुमाने का काम कर रहा था। लेकिन अब मोटर के केस में क्या किया, घुमाना भी बंद कर दिया और इसको सप्लाई भी दे दी। अब जैसे इसमें सप्लाई गई, वही बैक ईएमएफ जो इंजन की दिशा के विपरीत काम कर रही थी वो अब भी पैदा होती है। वो जैसे पैदा होती है तो वो बैक ईएमएफ इस मोटर को एक दिशा में घुमाने का काम करती है। क्योंकि जनरेटर के केस में भी ये बैक ईएमएफ पैदा हो रही थी लेकिन ये घुमा नहीं पा रही थी। क्यों, क्योंकि जो इंजन के घुमाने की ताकत है वो इस बैक ईएमएफ के मुकाबले जनरेटर के केस में ज्यादा थी। लेकिन मोटर के केस में क्या है, हमने वो बैक ईएमएफ तो सप्लाई दे करके पैदा कर दी लेकिन हमने घुमाया नहीं इसको। इसलिए अब ये बैक ईएमएफ उस बैक ईएमएफ जनरेटर वाली बैक ईएमएफ के मुकाबले मजबूत है, स्ट्रांग है, पावरफुल है। अब ये बैक ईएमएफ क्या करती है, मोटर को एक दिशा में घुमाने का काम करती है। इसलिए यही कारण है कि जो हमारी डीसी मोटर है, डीसी मोटर की जो स्पीड है वो किससे बढ़ती है, बैक ईएमएफ के सीधे अनुपात में है। अब इस आर्मेचर की बैक ईएमएफ को कमजोर कैसे किया जा सकता है, कमजोर किया जा सकता है कि इस आर्मेचर को जिस स्टेटर में आपने रखा हुआ है ना, उस स्टेटर से जो निकलने वाली मैग्नेटिक लाइंस हैं, उस मैग्नेटिक लाइंस को क्या करके, मजबूत करके। क्योंकि जैसे स्टेटर वाली जो ये स्टेटर वाली मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड अगर मजबूत होए तो इसके अंदर रखे हुए आर्मेचर की जो बैक ईएमएफ है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो बैक ईएमएफ को, यानी जो हमारी बैक ईएमएफ को कम किया जा सकता है किसके द्वारा, स्टेटर फ्लक्स को मजबूत करके बैक ईएमएफ को कम किया जा सकता है। तो इस प्रकार से साथियों हमारा ये कंसेप्ट क्लियर होता है कि डीसी मोटर की जो स्पीड है वो बैक ईएमएफ के समानुपाती क्यों है, सीधे अनुपात में। भी जैसे जैसे बैक ईएमएफ बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ेगी। क्यों बढ़ रही है भाई, क्योंकि जो डीसी मोटर घूम रही है ना, वो घूम ही बैक ईएमएफ के कारण रही है। अब डीसी मोटर की जो स्पीड है
वो स्टेटर फ्लक्स के उल्टे अनुपात में। उल्टे अनुपात में कैसे है भाई, जिस आर्मेचर के अंदर बैक ईएमएफ पैदा हो रही है, इस आर्मेचर के ऊपर परत किसकी है, स्टेटर की। अगर आप स्टेटर वाले फ्लक्स को मजबूत कर दोगे तो ये दब जाएगी ना, मतलब दब जाएगी, मतलब ये इसका जो असर है, इस बैक ईएमएफ का असर जो है वो कम हो जाएगा। इसलिए आप स्टेटर फ्लक्स को जैसे जैसे बढ़ाओगे बैक ईएमएफ कम होगी और मोटर की स्पीड भी कम होगी। यानी डीसी मोटर की जो स्पीड है वो स्टेटर फ्लक्स के उल्टे अनुपात में होती है। तो नेक्स्ट है साथियों, डीसी सीरीज मोटर में जो हमारी फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर के सीरीज क्रम में जोड़ी जाती है। यानी संभाविक है कि हमारी कोई डीसी मोटर है और डीसी मोटर के अंदर हमारी दो वाइंडिंग है। एक वाइंडिंग होती है फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग वो वाइंडिंग होती है जो हमारे स्टेटर में की जाती है। किस में की जाती है, हमारे स्टेटर में की जाती है। यानी हमारे स्टेटर के अंदर जो वाइंडिंग है उसे क्या कहा जाता है, हम उसे कहा जाता है फील्ड वाइंडिंग। और लेकिन जो घूमने वाले भाग, यानी इसके अंदर जो भाग रखा हुआ है, इस भाग के अंदर जो वाइंडिंग की जाती है वो कौन सी वाइंडिंग होती है, वो होती है हमारी आर्मेचर वाइंडिंग। तो यानी यही कुछ होता है ना डीसी मोटर में। अब क्या है, जिस मोटर में ये अंदर वाली वाइंडिंग यानी आर्मेचर वाइंडिंग और ये स्टेटर वाली वाइंडिंग यानी फील्ड वाइंडिंग दोनों सीरीज क्रम में जुड़े हों, दोनों सीरीज क्रम में जुड़े हों सप्लाई के, तो वो कौन सी मोटर है, हमारी डीसी सीरीज मोटर। हमने डीसी सीरीज जनरेटर भी कवर किया था, उसकी भी सेम टू सेम यही परिभाषा थी। फर्क क्या था, डीसी मोटर के केस में सप्लाई दी जा रही है, ठीक है, और जनरेटर के केस में सप्लाई ली जा रही थी वापसी। यानी मोटर के केस में तो इस एंड पे आपको सप्लाई देनी है, जनरेटर के केस में कंस्ट्रक्शन सेम है, लेकिन इस एंड पे जहां आप सप्लाई दे रहे हो ना, जनरेटर के केस में आपको सप्लाई इस एंड पे मिलेगी। तो यानी ये फर्क है डीसी जनरेटर और सीरीज जनरेटर और सीरीज मोटर के बीच में साथियों। फर्स्ट टाइप क्या हो गया हमारा, डीसी सीरीज मोटर। नेक्स्ट है शंट मोटर। पहली थी हमारी सीरीज मोटर, दूसरी है हमारी शंट मोटर। अब शंट मोटर में जो स्टेटर वाली वाइंडिंग है वो आर्मेचर के किस क्रम में जुड़ी हुई है, पैरेलल क्रम में जुड़ी हुई है। यानी ये सप्लाई है और ये सप्लाई इस प्रकार से आर्मेचर में और ये फील्ड में। और सीरीज में हमने क्या देखा था, ये दोनों वाइंडिंग किस क्रम में जुड़ी हुई थी, ये दोनों वाइंडिंग सीरीज में जुड़ी हुई थी। तीसरी मोटर है हमारी कंपाउंड मोटर। कंपाउंड मोटर जो है कॉम्बिनेशन है किसका, सीरीज मोटर का और शंट मोटर का। अब इसमें क्या होता है कि जो फील्ड वाइंडिंग है वो तो आर्मेचर के सीरीज में ही है, लेकिन जो शंट वाइंडिंग है, शंट वाइंडिंग किस में है, पैरेलल में है, और दोनों वाइंडिंग इसमें प्रयोग की जाती हैं। यानी जो कंपाउंड मोटर है वो क्या है, सीरीज और शंट दोनों का कॉम्बिनेशन है एक प्रकार से। अब इनकी विशेषताएं हम आगे स्टडी करेंगे। तो तीन प्रकार की हमारी जो है डीसी मोटर है, यानी सीरीज मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर। सीरीज में फील्ड और आर्मेचर सीरीज में जुड़े होते हैं, शंट में सीरीज वाइंडिंग और शंट मोटर में फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों पैरेलल क्रम में जुड़े होते हैं साथियों। और कंपाउंड में सीरीज आर्मेचर के सीरीज में और शंट आर्मेचर के पैरेलल में, यानी दोनों प्रयोग की जाती हैं। नेक्स्ट है साथियों टू पिन स्टार्टर। अब जो ये मोटरें थी अलग अलग, अब इन अलग अलग मोटरों के लिए जो स्टार्टर है ना, स्टार्टर भी अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं। टू पिन स्टार्टर सीरीज मोटर के लिए प्रयोग किया जाता है। लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करने वाले एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध 0, आदर्श श्योर्स का अनंत, आदर्श वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध अनंत, आदर्श श्योर्स का 0। साथियों ये टॉपिक अलग टॉपिक से क्वेश्चन है, ये जब इन टॉपिक के बारे में कवर किया जाएगा तो आपको अच्छे से कवर करवाया जाएगा। अब
अगर इस टॉपिक के गहराई में जाते हैं तो ये टॉपिक हमारा थोड़ा चेंज हो जाएगा, आज के हमारे टॉपिक से हटके हो जाएगा, इसलिए थोड़ा इसको बाद में किया जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, स्टेटर फ्लक्स आर्मेचर करंट के सीधे अनुपात में रहता है, यानी जो स्टेटर का फ्लक्स है वो आर्मेचर के सीधे अनुपात में रहता है, यानी स्टेटर फ्लक्स बढ़ने से आर्मेचर करंट भी बढ़ता है। स्टार्टर के स्टड किस चीज के बने होते हैं? पीतल के बने होते हैं, माने अंदर जो स्टड माने जो कंडक्टर यूज किए जाते हैं वो किसके किए जाते हैं? पीतल के किए जाते हैं, जहां वायर सप्लाई वायर को जाकर के कॉन्टेक्ट के साथ जोड़ा जाता है, वो क्या होते हैं? स्टार्टर के स्टड होते हैं, वो किस चीज के बने होते हैं? हमारे पीतल के बने होते हैं। नेक्स्ट है करंट और वोल्टेज का कोसाइन एंगल क्या है? पावर फैक्टर है। अब साथियों, जिस प्रकार से हमारी वोल्टेज और करंट एक दूसरे से कोसाइन एंगल बना करके चलते हैं, जिसके बारे में हमने बेसिक क्लास में बहुत अच्छे से कवर किया है, तो उसी प्रकार से जैसे करंट और वोल्टेज के बीच में एक एंगल बनता है ना, उसी प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक मोटिव फोर्स के बीच भी एक एंगल बनता है। इस एंगल को क्या कहा जाता है? हिस्टेरेसिस लूप कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? हिस्टेरेसिस लूप कहा जाता है। जिस प्रकार से इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट और वोल्टेज के बीच एक एंगल बनता है, दोनों एक दूसरे से संतुलन बना करके एक निश्चित कोण के रूप में चलते हैं, उसी प्रकार से फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स और मैग्नेटिक मोटिव फोर्स जो क्या करती है? फ्लक्स को चलाने का काम करती है। किसमें? मैग्नेटिक सर्किट में। फ्लक्स और मैग्नेटिक मोटिव फोर्स के बीच बनने वाला एंगल क्या कहलाता है? हिस्टेरेसिस लूप। और जब ये फ्लक्स और मैग्नेटिक मोटिव फोर्स इस संतुलन को आपस में इनका संतुलन बिगड़ता है, और उस संतुलन के बिगड़ने के कारण जो लॉस होते हैं सर्किट में, मैग्नेटिक सर्किट में, उन्हें क्या कहा जाता है? हिस्टेरेसिस लॉसेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिस्टेरेसिस लॉस कहा जाता है उसे। नेक्स्ट है साथियों, माइका की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। जो माइका मटेरियल प्रयोग करते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल है हमारा, इसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो होती है कितनी? 20 से 60 kV पर mm, यानी 1 mm की मोटाई का, कितनी मोटाई है? 1 mm की मोटाई का, ठीक है, कोई माइका का टुकड़ा है, अगर उस 1 mm की मोटाई के टुकड़े से आप 60 kV तक की वोल्टेज भी अप्लाई कर देते हो, तो वो उसमें से पास नहीं होनी चाहिए, 60 से ऊपर ही पास होनी चाहिए, क्योंकि माइका की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो 20 से 60 kV पर mm है। इसी प्रकार से बेकेलाइट 17 से 21 kV पर mm। अब एक कार्बन ब्रश 66% या 2/3 भाग अगर घिस जाते हैं तो उन्हें बदलना चाहिए। कार्बन ब्रश अगर 33% या 1/3 भाग रह जाते हैं, या फिर उस केस में उनको बदलना चाहिए। यानी घिसने कितने चाहिए और रहने कितने चाहिए, ये दोनों चीजें हमें कवर होनी चाहिए। क्या ये मतलब कार्बन ब्रश कहाँ प्रयोग हो रहे हैं? ये कार्बन ब्रश कम्यूटेटर के बाद रोटेटिंग मतलब सप्लाई को, रोटेटिंग भाग से सप्लाई को आउटपुट पर लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो संभाविक सी बात है कि जब किसी घूमने वाले भाग से आप सप्लाई ले रहे हो, तो जब आप घूमने वाले भाग से सप्लाई ले रहे हो तो एक भाग घूम रहा है, एक भाग सित रहा है, तो दोनों में से एक चीज तो घिसेगी। तो जो वो हम घिसने के लिए जिस मटेरियल का हम प्रयोग करते हैं, जिस इक्विपमेंट का, जिस चीज़ का हम प्रयोग करते हैं, वो होते हैं हमारे ब्रशेज। और कार्बन ब्रश वो कार्बन पदार्थ के ही बने होते हैं। तो वो जैसे जैसे घूमने वाले भाग से वो सप्लाई लेते रहते हैं, तो वो टाइम टू टाइम घिसते रहते हैं। तो उनके घिसने की और रहने की कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए, जिस कैपेसिटी पे उन्हें बदला जाता है। इस क्वेश्चन में ये दोनों चीज़ें आपकी जो है अच्छे से बताई गई हैं आपको। नेक्स्ट है ओवरलोड कॉइल सीरीज क्रम में लगाई जाती है, ये हमारा पहले कवर हो चुका है। डीसी सीरीज मोटर
को बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि डीसी सीरीज मोटर की जो गति है वो बिना भार के अनंत, अनंत माने बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट है लोड रहित अवस्था में बैक ईएमएफ मान का क्या, बैक ईएमएफ का मान जो है अधिक होता है। अगर आप बिना लोड के किसी मोटर के डीसी सीरीज मोटर को चला रहे हो तब उसमें जो पैदा होने वाली बैक ईएमएफ है वो बहुत ज़्यादा अधिक होती है। मोटर के केस में अगर बैक ईएमएफ बहुत ज़्यादा अधिक होएगी तो साथियों उसका क्या रीज़न रहेगा कि अगर उसमें बैक ईएमएफ बहुत ज़्यादा है तो उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि डीसी मोटर की स्पीड किसके कारण पैदा हुई है, बैक ईएमएफ के कारण। तो साथियों नेक्स्ट है कि डीसी मोटर अगर झटके से चालू होती है तो उसका कारण क्या है कि उसके स्टार्टर के जो कॉन्टैक्ट हैं, ठीक है, वो सही से लगे नहीं हुए या फिर वो लूज है। नेक्स्ट है साथियों ओवरलोड कॉइल थर्मल के सिद्धांत माने, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि वो ईट के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट है 3 पिन स्टार्टर में जो प्रतिरोध बना होता है वो किस चीज के बने होते हैं, यूरेका के। मान लो जो हमारा स्टार्टर होते हैं साथियों, स्टार्टर में स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए हम किन का प्रयोग करते हैं, रेजिस्टेंसों का प्रयोग करते हैं। तो जो वो रेजिस्टेंस हैं वो किस पदार्थ के बने होते हैं, किस पदार्थ के बने होते हैं साथियों, यूरेका तार के। इसके यूरेका तार के। नेक्स्ट है बैक ईएमएफ बढ़ने से डीसी मोटर की गति बढ़ती है। ये चीज हम बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। पावर हाउस में प्रयोग किए जाने वाले स्विच किस चीज के होते हैं, उनका नाम क्या होता है, नाइफ स्विच, यानी वीसीबी या ओसीबी जो इक्विपमेंटों पे यानी लाइनों को ऑन ऑफ करने के लिए जिन स्विचों का प्रयोग किया जाता है। वैसे तो बहुत सारे केस में मतलब पुश टाइप भी होते हैं, लेकिन जो ऑपरेटिंग टाइप स्विच होते हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग टाइप स्विच का जो नाम होता है पावर हाउस में प्रयोग किए जाने वाले स्विच नाइफ स्विच होते हैं। यानी उनकी शेप जो है वो नाइफ की तरह होती है, चाकू की तरह होती है, इसलिए उनका नाम क्या है, नाइफ स्विच। नेक्स्ट है डीसी मोटर में फील्ड की लपेट बढ़ने से गति बढ़ती है। यानी अगर आप फील्ड में फील्ड की नंबर ऑफ टर्न को बढ़ाते हो, ठीक है, तो यानी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा से ज्यादा बनता है, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा से ज्यादा बनता है तो डीसी मोटर की गति घटती है। अब देखो साथियों इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझने की कोशिश करो। डीसी मोटर में फील्ड की लपेट बढ़ने से गति क्या हो रही है, कम हो रही है। कम क्यों हो रही है साथियों, हमने पहले कवर किया कि हमारा स्टेटर है, इस स्टेटर के अंदर मैग्नेटिक जो हमने वाइंडिंग प्रयोग की जाती है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, इस नंबर ऑफ टर्न को आपने बढ़ा दिया, ये जो पैदा होने वाला फ्लक्स है ये बढ़ गया, ये बढ़ गया तो इसने क्या किया, आर्मेचर के अंदर पैदा होने वाली जो हमारी बैक ईएमएफ है, बैक ईएमएफ को क्या कर दिया, कम कर दिया। अब बैक ईएमएफ अगर हमारी कम होगी तो हमारी जो स्पीड है, स्पीड किस पे डिपेंड है, हमारी जो स्पीड है, स्पीड किस पे डिपेंड है, स्पीड हमारी डिपेंड है बैक ईएमएफ पे। बैक ईएमएफ अगर हमारी कम होगी तो स्पीड हमारी कम हो जाएगी। क्वेश्चन क्या कहता है, डीसी मोटर में फील्ड की लपेट बढ़ने से गति घटती है। ये बात हम पहले 2-3 बार रिपीट कर चुके हैं। नेक्स्ट साथियों डीसी सीरीज मोटर के लिए 2 पिन स्टार्टर प्रयोग किया जाता है। जैसे साथियों हमारी मोटर कितने प्रकार की थी, सीरीज मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर, उसी प्रकार से हमारे स्टार्टर हैं। इन मोटरों को चलाने के लिए 2 पिन स्टार्टर, 3 पिन स्टार्टर और 4 पिन स्टार्टर। तो जो हमारा 2 पिन स्टार्टर है, 2 पिन स्टार्टर किसके लिए प्रयोग होता है, 2 पिन स्टार्टर सीरीज मोटर के लिए प्रयोग होता है। 2 पिन स्टार्टर सीरीज मोटर के लिए प्रयोग होता है। तो नेक्स्ट है साथियों ये हमारा 2 पिन स्टार्टर। 2 पिन स्टार्टर में ये हमारी मोटर की वाइंडिंग है, इस प्रकार से ये रेजिस्टेंस के थ्रू जुड़ी हुई है और ये हमारे रेजिस्टेंस स्टार्टिंग में ऐड किए जाते हैं जब इसको चलाया जाता है। तो ये हमारा 2 पिन स्टार्टर। नेक्स्ट है साथियों ये हमारा 3 पिन स्टार्टर।
ये हमारा 3 पिन स्टार्टर, और इससे आगे नेक्स्ट है ये हमारा 4 पिन स्टार्टर, यानी ये है हमारा 4 पिन स्टार्टर। अब 3 पिन 4 पिन क्या चीज है साथियों? लाइन और फील्ड 2 पॉइंट, ठीक है, लाइन फील्ड आर्मेचर 3 पॉइंट, इसलिए ये हो गया 3 पिन, और ये हो गया हमारा 4 पिन, L1 L1, ठीक है, फील्ड और आर्मेचर, यानी ये हो गए हमारे 4 पॉइंट, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारे स्टार्टर 3 प्रकार के हैं, ठीक है, यानी 2 पिन, 3 पिन और 4 पिन। अब ये प्रयोग भी अलग अलग मोटरों के लिए किए जाते हैं। जैसे हमारा जो 2 पिन है, 2 पिन जो प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए? सीरीज मोटर के लिए। किसके लिए? सीरीज मोटर के लिए प्रयोग किया जाता है। और जो 3 पिन है वो एक तरीके से हमारा शंट के लिए वैसे तो प्रयोग किया जाता है, और जो हमारा 4 पिन है ये शंट और कंपाउंड दोनों के लिए भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। और नेक्स्ट है बैक ईएमएफ का अधिकतम मान मुख्य ईएमएफ के बराबर होता है। अब देखो बैक ईएमएफ किस में पैदा हुई? बैक ईएमएफ हुई आर्मेचर में। इसका अधिकतम मान मुख्य ईएमएफ के बराबर, मान लो ये बैक ईएमएफ ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? इस जो स्टेटर वाली ईएमएफ के बराबर होता है। यानी इस शब्द का, इस लाइन का ये मीनिंग है साथियों कि बैक ईएमएफ का ज्यादा से ज्यादा मान कितना हो सकता है? स्टेटर में पैदा होने वाली मुख्य ईएमएफ के बराबर। अब आगे है 3 पिन स्टार्टर में जो स्टड बने होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं? कठोर पीतल के। किस चीज के बने होते हैं साथियों? कठोर पीतल के। इस प्रकार से साथियों आज की इस क्लास में हमने किसके बारे में डिस्कशन किया है? हमने डिस्कशन किया है डीसी मोटर के बारे में। डीसी मोटर के बारे में साथियों हमने क्या स्टडी किया कि डीसी मोटर एक ऐसी मशीन है, ऐसी डीसी मशीन है जो डीसी सप्लाई लेकर के हमें मैकेनिकल पावर देने का काम करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रग के सिद्धांत पर कार्य करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रग सिद्धांत ये कहता है कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो मैग्नेटिक लाइंस को कट करता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक फोर्स इंड्यूस होती है। उस फोर्स के कारण हमारी जो मोटर है वो एक दिशा में घूमने लग जाती है। इस प्रकार से हमारी जो डीसी मोटर है, डीसी मोटर के जो हमारे प्रकार हैं वो एक है सीरीज मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर। सीरीज मोटर में हमारी जो फील्ड वाइंडिंग है, हमारी फील्ड वाइंडिंग किस क्रम में जुड़ी होती है? फील्ड वाइंडिंग हमारी आर्मेचर के सीरीज क्रम में जुड़ी होती है। और जो हमारी शंट मोटर है, शंट मोटर में फील्ड वाइंडिंग हमारी जुड़ी होती है आर्मेचर के पैरेलल क्रम में। कंपाउंड मोटर में सीरीज फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में, ठीक है, और शंट वाइंडिंग आर्मेचर के पैरेलल में जुड़ी होती है। इस प्रकार से तीनों प्रकार की मोटरों को चलाने के लिए अलग अलग प्रकार के स्टार्टर प्रयोग किए जाते हैं। उन स्टार्टरों के नाम है 2 पिन, 3 पिन और 4 पिन स्टार्टर। और इसी प्रकार से हमारी जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन इसकी सेम एज इट इज उसी प्रकार से है जिस प्रकार का हमारा जनरेटर है, यानी स्टेटर है इसका, एक इसका आर्मेचर है, और स्टेटर पर भी वाइंडिंग होती है, आर्मेचर पर भी वाइंडिंग होती है। डीसी मोटर के केस में आर्मेचर और स्टेटर दोनों को सप्लाई दी जाती है, जिसकी वजह से उनमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। और इस प्रकार से डीसी मोटर और डीसी जनरेटर की जो उसके अंदर क्वांटिटीज हैं, यानी किसकी? करंट की, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की या फिर मोशन या फोर्स की, उनको जानने के लिए हम राइट हैंड और लेफ्ट हैंड रूल का प्रयोग करते हैं। और कम्यूटेटर क्या है? कम्यूटेटर सप्लाई को चेंज करने का काम करता है। मोटर के केस में बाहर से जो डीसी सप्लाई आती है उसको कन्वर्ट करके एसी में भेजता है, एसी में कन्वर्ट करके हमारी किसमें? आर्मेचर में और फील्ड में सप्लाई को भेजा जाता है। कन्वर्ट क्यों किया जाता है? क्योंकि मोटर के केस में हम बाहर से डीसी सप्लाई दे रहे हैं और अंदर जाकर के उसको एसी में कम्यूटेटर के द्वारा इसलिए बदला जाता है क्योंकि डीसी सप्लाई से जो है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं होता। तो इस प्रकार से कम्यूटेटर पर स्पार्किंग पैदा होती है। किसके कारण?
एक्स्ट्रा मैग्नीट्यूड के कारण। उस एक्स्ट्रा मैग्नीट्यूड को कैसे खत्म किया जाता है? इंटरपोल वाइंडिंग का प्रयोग करके। इंटरपोल वाइंडिंग क्या चीज है हमारी? इंटरपोल वाइंडिंग एक छोटा सा अलग से वाइंडिंग का टुकड़ा है जिसे आर्मेचर के ऊपर आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सेटअप किया जाता है सीरीज क्रम में। वो एक्स्ट्रा मैग्नीट्यूड को खत्म करने का काम करता है, जिससे क्या है, आर्मेचर के ऊपर बढ़ने वाली स्पार्किंग जो है कम हो जाती है। स्टार्टर के अंदर दो कॉइल होती हैं, एक होती है 9 वोल्ट कॉइल, एक होती है ओवरलोड कॉइल। 9 वोल्ट कॉइल सप्लाई जाने के बाद जब सप्लाई दोबारा आती है तो मोटर को ऑटोमेटिक ऑफ करने का काम करती है। और ओवरलोड जो कॉइल है, ओवरलोड कॉइल शॉर्ट सर्किट होने में या किसी प्रकार का फॉल्ट क्रिएट होने में या मोटर के ऊपर लोड ज़्यादा होने पर अगर ज़्यादा हीट पैदा होती है तो उस केस में हमारी ओवरलोड कॉइल काम करती है। 9 वोल्ट कॉइल मैग्नेटिक इफेक्ट पर मैग्नेटिक इफेक्ट के सिद्धांत पर कार्य कर रही है, और जो ओवरलोड कॉइल है ये किस पे? हीट के सिद्धांत पर कार्य करती है। 9 वोल्ट कॉइल जो है सप्लाई के पैरेलल क्रम में, और ओवरलोड कॉइल जो है वो हमारी फ्यूज की तरह सप्लाई के सीरीज क्रम में जोड़ी जाती है। तो इस प्रकार से साथियों हमने आज के इस क्लास में डीसी मोटर के बेसिक जो है उसको बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश की है। तो साथियों आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद।